2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने भी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा एक बार फिर साइकिल यात्रा का सहारा ले रही है। इसके लिए 5 अगस्त से सपा पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी, जिसका आगाज लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाकर करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री भी अलग अलग जिलों में साइकिल यात्रा के कमान संभालेंगे। साथ ही कल से सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की भी बलिया से शुरुआत हो रही है। साइकिल यात्रा का रूट चार्ट मुख्यमंत्री चौराहा, 1090 चौराहा, अंबेडकर पार्क चौराहा, लोहिया चौराहा, गोमती नगर चौराहा और आखिर में जनेश्वर मिश्र पार्क पर समाप्त होगी ये साइकिल यात्रा। स्वर्गीय जनेश्वर जी, जिनको छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं सब लोग, उनके जन्म दिवस पे महंगाई, बेरोजगारी, बेहताशा मूल्य वृद्धि, किसानों पे उत्पीड़न, अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त होना, राजनीतिक लोगों को मुकदमों में दर्ज करना, पत्रकारों को जेल भेजना, आजम साहब के साथ द्वेष के तहत लगातार कानून का दुरुपयोग करना, इन सब विषयों को लेके जन जागरण करने के लिए साइकिल यात्रा निकलेगी। जो चुनावी राजनीतिक दल होते हैं, जब चुनाव आएगा तब जनता के बीच में, जब चुनाव बीत जाएगा तो जनता को छोड़ देंगे उसको उसी अवस्था में। तो ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और शायद श्री अखिलेश यादव जी को ध्यान है कि नहीं अपनी साइकिल या जो उनके और लोग साइकिल से निकलने वाले हैं उनकी साइकिल में हवा बची है कि नहीं बची, दिखवा लें, क्योंकि 2014, 17, 19 में जनता ने उनकी साइकिल की हवा निकाल दी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को कल यानी 5 अगस्त को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बीते साल 5 अगस्त के दिन ही पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी थी। अयोध्या दौरे पर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचेंगे। इसके बाद भूमि पूजन वाली जगह पर जाएंगे, यहां भी सीएम योगी अर्चना करेंगे। पूजन करने के बाद सीएम अन्न महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए अयोध्या के वासुदेव घाट पर फेयर प्राइस शॉप की दुकान को चिन्हित किया गया है, जहां पर लाभार्थियों से संवाद करने के बाद सीएम राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरण करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाना है और इसके तहत अयोध्या में भी सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम संपादित होगा, जिसमें निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सभी जो कार्ड धारक हैं उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे दिया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी जिनको पूर्व में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था, उनको निश्चित रूप से उनको लाभान्वित कराया जाए और कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो उपस्थित रहें, निःशुल्क राशन भी प्राप्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुनें। उसी के तहत यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल के दौरान अयोध्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। संत समाज मंदिर निर्माण से खुश हैं। यहाँ की आम जनता और कारोबारी विकास से खुश हैं। लोगों को विश्वास है कि मंदिर बनाने के साथ साथ केंद्र और यूपी की सरकारों ने अयोध्या में जो विकास कार्य कराए हैं वो इस धर्म नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आ रहे हैं। तो भव्य अयोध्या का दिव्य अवतार कल होगा। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को दी गई है। 161 फीट ऊंचे 2 मंजिला मंदिर के निर्माण के लिए नींव का काम चल रहा है। मंदिर भूकंप रोधी होगा, इसलिए सतह को मजबूत बनाने के लिए 40 फीट तक खुदाई की गई है। नींव को 44 लेयर में बनाया जाएगा और हर लेयर 1-1 इंच मोटी होगी। अभी तक 26 लेयर का काम हो चुका है। बाकी लेयर अक्टूबर तक खत्म करके मंदिर के परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान के बंशी, पहाड़पुर और मिर्जापुर से पत्थर भी आ चुके हैं। उसमें नक्काशी का काम भी हो चुका है। 1 मंजिल के पत्थरों पर नक्काशी का काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। फिलहाल
निर्माण कार्य तेजी पर चल रहा है और जैसे ही नींव का काम पूरा होगा, पत्थरों को सेट करके मंदिर को आकार दिया जाएगा। अयोध्या से कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के भाजपा में शामिल होते ही विवाद बढ़ गया है। जहां एक तरफ विरोधी दल के लोग जितेंद्र सिंह बबलू के भाजपा में शामिल होने पर सवाल उठा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर खाने से ही अब विरोध के स्वर फूट रहे हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस फैसले से स्तब्ध हैं। बबलू ने तथ्य छिपाकर पार्टी के नेताओं को जरूर गुमराह किया होगा। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर बबलू के निष्कासन की मांग करेंगी। वहीं विपक्षी दलों को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आपको बता दें कि वही बबलू सिंह हैं जिन पर लखनऊ में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रही रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है। अब हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया। इस समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हों, ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के विधायक भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अब झूठ का पूरा तालाब बन चुकी है, जहां पर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक और कार्रवाई की गई है। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी का करीब 1 करोड़ का फ्लैट कुर्क किया गया है। लखनऊ की मेट्रो सिटी में 10वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर A2 कुर्क किया गया है। डीएम गाजीपुर के आदेश पर लखनऊ पहुंची गाजीपुर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। डुगडुगी पीटकर माइक से अनाउंस कर फ्लैट को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत सील कर दिया गया है और इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उनके आदेश के क्रम में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से IS 191 गैंग के लीडर जिलाधिकारी लखनऊ सर के माध्यम से IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी का जो ये आवासीय फ्लैट जो कि मेट्रो टावर लखनऊ पेपर मिल कंपाउंड में स्थित है, इसको आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया है। इस फ्लैट जिसकी जब्ती करने की कार्रवाई की गई है, इसका अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपये है। माफिया मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग के खिलाफ जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है, उसी के क्रम में जो ऐसे कोई लोग थे जो कि इस गैंग के करीबी या सहयोगी थे, उन लोगों के जो असला थे उसके संबंध में पूरा छानबीन किया जा रहा था। इसके अलावा एक शासनादेश के अनुपालन में पूरे जनपद के भी सभी शस्त्र धारकों का भी सत्यापन किया जा रहा था कि उसमें उनके द्वारा खरीदे गए कारतूसों के संबंध में वो ब्यौरा देते। इस पूरे प्रक्रिया के तहत 42 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
और प्रयागराज में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद अभियान का दूसरा चरण फिर शुरू हो गया है। प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बचे हुए हिस्से को सरकारी बुलडोजर्स के जरिए जमींदोज कर दिया गया। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ज्यादातर हिस्सा 13 मार्च को पहले ही गिराया जा चुका था। आरोप है कि वक्फ की जमीन पर माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने कब्जा कर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था। अतीक ने अपने करीबियों को आगे कर यहां 64 दुकानें बनवा दी थी और इन्हें लाखों रुपए लेकर बेच दिया था। हाँ, लगभग 800 वर्गज में ये त्रिपोलिया में स्थित ये गुलाम हैदर इमामबाड़ा जो है, इसकी जमीन वक्त की जमीन है। इसको कब्जा करके अवैध रूप से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की तैयारी बनाया जा रहा था और जो अधूरा था अभी इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, किंतु अभी इसको हटाया नहीं गया था। इनके द्वारा जो निर्माण करता है उनके द्वारा हटाया नहीं गया था और अभी मुहर्रम का त्यौहार नज़दीक है। इसमें अधूरा इसको पहले भी गिराया गया है किंतु अधूरा था, उसको आज गिराया जा रहा है ताकि मुहर्रम का त्यौहार जो है आसानी से तो मना सके। इधर वाराणसी में अवैध इमारतों की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की वीडियो की कार्रवाई दिखावा साबित हो रही है। सीलिंग की कार्रवाई के बाद वाराणसी शहर में हो रहे निर्माण कार्य वीडियो की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नियम कहता है कि अगर कानून के हिसाब से निर्माण नहीं होगा तो वीडीए का डंडा चलना तय है। अभियान चलता तो है लेकिन कुछ दिनों के बाद ही तस्वीर बदल जाती है। सील मकान में काम शुरू होता है और सब कुछ होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती, लिहाजा जनता आक्रोश प्रकट कर रही है। लोगों ने अगर बात जुलाई की करें तो विगत माह में करीब 130 डिमोलिशन ऑर्डर पारित किए हैं, ऐसे जो चिन्हित मकान थे जिनको कि उन्होंने पूरी तरह से अवैध थे, नहीं दे पाए अपने कागजात, उनको ऑर्डर पास किए। 40 हम लोग ये भी है कि एक तरफ हम लोग कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि जो कोई अगर पूर्व से बने हुए हैं मैप तो उनको अपने नियम कानून के दायरे में भी लाते हैं। तो ऐसे हमने 40 मैप पास किए। गोरखपुर फूड विभाग की टीम ने खराब गुणवत्ता वाले सरसों और रिफाइंड ऑयल को फॉर्च्यून के टीम में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अमृत और बसेरा ब्रांड के नकली तेलों को फॉर्च्यून के टीम में भरकर बेचा जा रहा था। 1425 लीटर फॉर्च्यून ब्रांड के रिफाइंड और सरसों के तेल को बरामद कर सील किया गया है। इसके साथ ही उसके नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में इस समय सरसों तेल और दाल के ऊपर प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है। पूरे प्रदेश में निरीक्षण किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज जनपद गोरखपुर की टीम मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में साहबगंज मंडी में जांच निरीक्षण का काम कर रही थी। दौरान निरीक्षण जरिए मुखबिर इनको पता लगा कि यहाँ पर एक जगह पे साहबगंज मंडी में ही तेल का नकली पैकिंग का काम हो रहा है। तो टीम यहाँ पर आई है और यहाँ पर मौके पे खाद्य तेल को, रिफाइंड तेल और सरसों के तेल को हायर ब्रांड के, फॉर्च्यून ब्रांड के डिब्बों में पैक करके बेचा जाते हुए पकड़ा गया है। महाराजगंज के ठूटीबाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद नशीली दवाओं की कुल कीमत लगभग 686 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद जमुई कला गांव में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें गांव के अंदर बने गोदाम से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और दवाएं बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इन्हें नेपाल में तस्करी किया जाना था। पकड़ी गई खेप में कई ऐसी दवाएं भी हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है और भारत में प्रतिबंधित है। वाराणसी के फूलपुर थाना पुलिस ने 3 लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए तीनों लोग गांव के ही एक परिवार का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और तीनों आरोपियों को घेर लिया। आरोपियों से दूसरे धर्म के कई धार्मिक ग्रंथ मिले हैं। पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की जिसने नदियों को उफान पर ला दिया है।
झांसी के पहुंच नदी के सिमरधा डैम के पास कुछ मछुआरे जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं। नदी उफान पर है, लिहाजा तस्वीरें डराने वाली हैं। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा तो कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। जालौन जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। नदी के किनारे बसे कई गांव जलमग्न हैं। आलम यह है कि नदी किनारे बसे ग्रामीण अपने घरों को खाली करने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी भरा हुआ है, बाढ़ का खतरा है, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते अमरोहा में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। तिगरी गंगा धाम में शमशान घाट पर अंत्येष्टि करने के लिए लोगों को पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मृतकों के शवों को शमशान घाट तक पहुंचाया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में फंस रही है और कड़ी मशक्कत के बाद लोग शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही। इधर आगरा में भी चंबल, यमुना और उटगन नदी उफान पर है। पिनाहट ब्लॉक के गांव टोड़ा, सेहा, सैरब, सीएपुरा, मनोना, काकर, कौंद प्रभावित हो रहे हैं। नदी का पानी गांव के मुख्य रास्ते होते हुए खेत खलियानों में भर गया है। चिंता की बात यह है कि पानी की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। बारिश के चलते नदी कई सालों से सूखी पड़ी थी और अब वो उफान पर है। बस्ती में सरयू नदी में समय से पहले आई बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ परवल की फसल को बर्बाद कर दिया। तेज कटान से किनारे के सैकड़ों बीघा खेत अब तक नदी में समा चुके हैं, जिसकी वजह है सैकड़ों किसानों की लहलाती फसल भी भेंट इसकी चढ़ चुकी है। हर साल बाढ़ के पानी से आसपास के कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिससे लोगों का 4 माह के लिए नाव ही एकमात्र सहारा रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी पशुओं के चारे की होती है। उत्तराखंड में बारिश पड़ने के साथ इन दिनों पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के पास पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। पहाड़ी ऐसी दरकी मानो भूकंप आ गया हो। महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पलक झपकते ही पहाड़ी नीचे आ गिरी। ये तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां जयप्रकाश पावर हाउस के पास की पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ढह जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से दरकता है और उस समय का मंजर कितना डरावना होता है। देखते ही देखते पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी में आ गिरता है। इससे पावर प्रोजेक्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर भविष्य में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ उसके ठीक ऊपर चाय गांव बसा है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि कहीं गांव के घर भी नीचे ना आ गिरे। 2007 में भी चाय गांव में भी भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ था। उस समय पूरे गांव की जमीन दरक गई थी, जिसमें कई भवन जमींदोज हो गए थे। जाहिर है ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। मस्ताड़ी गांव में तो जमीन धंसने की वजह से घरों के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। दहशत की वजह से कई परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि कुछ परिवार अपने जर्जर घरों में ही रहने को मजबूर हैं। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बथेड़ी के पास भूस्खलन हुआ है। साथ ही ऑलवेदर रोड भी कई जगह से क्षतिग्रस्त है। एक बड़ा भूस्खलन हुआ नदी की तरफ से, तो ऑल ओवर रोड पे जो ठेकेदार हैं और जो कंपनी है, इनकी मिली भगत से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल ओवर रोड, उसको पलीता लग रहा है। यहाँ इसमें जो गुणवत्ता है, बहुत निम्न तरह की गुणवत्ता है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इससे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की फजीयत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की ने मिलकर बनाया है। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है।
अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है कि जैसे भूकंप आता है, भूकंप को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा। ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो अर्ली वार्निंग है कि एक बार भूकंप जब कहीं आ गया तो उसके आप तक पहुंचने से पहले हम एक वार्निंग दे देते हैं कि ये भूकंप की तरंगें अब उन लोगों तक पहुंचने वाली हैं, तो उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है भूकंप होने के बाद। तो जो लोग भूकंप से थोड़ा दूर हैं, लगभग से समझ लीजिए 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें काफ़ी समय मिल जाता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। एक ऐसा हमने मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें कि जहाँ भी आपदा आएगी, आपदा आने से पहले जो है हर आदमी को ये अलर्ट हो जाएगा कि कहाँ पे आपदा आने वाली है। और ये हमने IIT के सहयोग से बनाया है। और जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम प्रधान तक, हर व्यक्ति तक हम इस एप्लीकेशन को देने वाले हैं। और ये ऐप हमारा जो है एक आपदा के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित हो